नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि 1707 तक का टाइमलाइन किस प्रकार से चला है। उसके बाद आगे हम आज लोग बात करेंगे। 1707 में हम सब लोग को मालूम है कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है। वन सेवन जीरो सेवन औरंगजेब की डेथ हो जाती है। यहाँ से डिक्लिनेशन हो जाता है मुगल साम्राज्य का। उसके बाद फिर अलग अलग की शक्तियाँ भारत में आती है, जैसे कि फिर 1739 1739 में इसमें नादिर शाह जो एक अफगान से भारत आया था, इन्वेजन होता है भारत में। फिर हम लोग को मालूम है कि उस समय मराठा लोगों का भी साम्राज्य चल रहा था। वो लोग भी शक्तिशाली एक साम्राज्य की तरह थे। तो 1740 से लेकर 1761 तक 1740 टू 1761 किसका शासनकाल चलेगा? तो पेशवा शिप की बात हम कर लेंगे, जिसमें बालाजी विश्वनाथ मेन भूमिका में रहेंगे, जिन्हें हम लोग बाद में नाना साहब भी बोलते हैं, नाना साहब। ठीक। तो यहाँ तक की ये कहानी है। फिर 1746 आगे हम लोग जिस चर्चा करेंगे, तो 1746 की बात करेंगे। 1746 1746 में होता ये है कि जो कर्नाटक बार मतलब कर्नाटक युद्ध होते हैं, भारत में होते हैं। कर्नाटक वार यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1746 से लेकर 1748 तक पहला कर्नाटक युद्ध चलता है। ये अंग्रेजों और मैसूर के शासक के उसमें चलता है। पहले वहाँ पे हैदर अली होते हैं, फिर बाद में टीपू सुल्तान। तो ये बाद में हम कहानी हिस्ट्री में देखेंगे। 1746 टू 1748 ये पहला कर्नाटक वार होता है। फिर 1748 टू 1754 यहाँ पे सेकेंड सेकेंड वार होता है कर्नाटक का युद्ध का। फिर इसके बाद 1756 से 63 तक 1753 टू 63 यहाँ पर चलता है थर्ड अगेन कर्नाटक वार, मतलब कर्नाटक युद्ध होता है। फिर यहाँ से एक बहुत ही ज्यादा टर्निंग मतलब होता है भारतीय इतिहास का। अगर देखा जाए तो भारत की दृष्टि से बहुत मतलब दुख वाली बात है कि 1757 ये सन हम सब लोग को बहुत खराब दिन के रूप में जानना चाहिए। 1757 बैटल ऑफ प्लासी मतलब प्लासी का युद्ध होता है इसमें। फिर यहीं से मतलब भारत में पहली बार ठीक से मतलब अंग्रेज लोग एंट्री किए थे। 1757 इसको याद रखना है आपको। फिर 1760 1760 सन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बैटल ऑफ वांडीवास का बैटल होता है। ये बैटल बहुत सारे एग्जाम में, वनडे एग्जाम हो गए, फिर और सारे एग्जाम होते हैं, उसमें प्रीलिम्स में फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं आपको डायरेक्टली। फिर 1761 ये लगातार इस समय युद्ध हुए थे। यहाँ से क्या होते जाते हैं कि मतलब अंग्रेज लगातार इंटरफेयर करने लगते हैं भारत में और उनका साम्राज्य होने लगता है। 1761 सन ये बैटल ऑफ अगेन पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत कौन सा ये युद्ध है? थर्ड। फर्स्ट युद्ध हुआ था 1526 में बाबर इब्राहिम लोधी। सेकंड 1556 में अकबर ने हेमू के खिलाफ लड़ा था। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये होता है। इसमें मराठा हार जाते हैं अहमद शाह अब्दाली से, और वहीं पे एक तरह से अंग्रेजों को फायदा मिल जाता है, क्योंकि अगर मराठा जीत जाते तो अंग्रेज इतना वर्चस्व में नहीं आ पाते। तो यहाँ से बैटल ऑफ फिर लगातार फिर एक बैटल है 1764 जिसको बक्सर बक्सर का युद्ध या फिर बक्सर बैटल बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि शाह आलम जो होते हैं मुगल शासक होते हैं, और शाह सुजाउद्दौला एंड मीर कासिम, ये तीनों लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज लेकिन जीत जाते हैं अगेन। फिर 1765 1765 ये सन है दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। ठीक ना? किसके उसमें
शाह आलम सेकंड के अंडर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में होते हैं, जिसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी सौंप दी जाती है अंग्रेजों को, ठीक। फिर 1765, फिर एक सन आएगा 1765 से 72 तक, 1765 टू 72। यहाँ तक की बात अगर करें तो डुअल गवर्नमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, मतलब यहाँ पर द्वैध शासन चलता है। द्वैध शासन मतलब कुल मिला के कहने के दो सरकारें रहेंगे, लेकिन चलाएगा एक ही व्यक्ति, पर यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया था डुअल शासन का 1765। फिर 1767 और 69 के बीच में क्या होगा, 1769 टू 69। इसमें ये होता है कि द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। तो मैंने पिछले कर्नाटक में मैसूर को बोल दिया था, उससे मुझसे मिस्टेक हो गई। मैसूर यहाँ पे है। श्रीरंगपट्टनम राजधानी हुआ करते थे, यहाँ पर टीपू सुल्तान वगैरह हुआ करते थे, वो कर्नाटक का दूसरा युद्ध है, ठीक है। तो ये मैसूर का यहाँ 1765 से 67 से 69 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार यहाँ पे होता है। 1770 1707 ये सन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द ग्रेट बंगाल फेमाइन, यहाँ पर अकाल जैसा मतलब माहौल हो जाता है 1770 में, भयंकर वाला, ठीक। फिर 1761 1771 में मराठा ऑक्युपाइड दिल्ली एंड रिस्टोर शाह आलम हु वाज स्टिल अंडर इंग्लिश प्रोटेक्शन ऑफ इलाहाबाद। मराठा ने, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बीच में मराठा ने दिल्ली पर कुल मिला के रिस्टोर कर लिया था, ऑक्युपाई कर लिया था। फिर 1772 और 73 ये रेगुलेटिंग एक्ट का है। वारेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग बिकम बंगाल गवर्नर, ये यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर बन जाते हैं वारेन हेस्टिंग पहली बार। फिर यहाँ पे एबोलिशन ऑफ बंगाल में, मतलब डुअल गवर्नमेंट का यहाँ पे एबोलिश हो जाता है, कुल मिला के इन्हीं का शासन आया। 1773 ये सन हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1773 इसमें क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आता है, और कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पार्लियामेंट कंट्रोल एंड प्रेसिडेंस अंडर कलकत्ता कंट्रोल, कलकत्ता में, और यहीं पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट कहा जाए भारत में, न्याय व्यवस्था की भी स्थापना होती है। फिर 1773 और 85 के बीच में वारेन हेस्टिंग अगेन बंगाल का गवर्नर रहा करता है, और इसने सुप्रीम कोर्ट बनाया ही 1773 से 85 तक का पूरा कहानी है। 1775 और 82 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडियन हिस्ट्री में अगर एंग्लो मराठा वार की चर्चा न हो, ये अधूरा रह जाता है। तो 1775 से लेके 82 इस बीच में हुआ क्या, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। मराठा वार यहाँ पर आयोजित होता है, आयोजित क्या होते हैं, घटित होता है, आयोजित युद्ध का कोई आयोजन नहीं हुआ करता। तो फिर 1776 ईयर है, 1776 इसमें ये हुआ कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि मानी जाती है, जो यहाँ पर 1776 में होती है। ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी मानी जाती है हमारे इतिहास की, ठीक है। इसमें फिर 1780 1780 में होता ये है कि सेकेंड मैसूर वार, हाँ यहाँ पे ये देखिए, सेकेंड मैसूर वार किसके साथ होती है, एंग्लो के साथ ही होगी निश्चित रूप से, सेकेंड मैसूर वार। फिर ये 1783 1783 में इंडिया बिल्स गिव मोर पावर टू पार्लियामेंट टू गवर्नर जनरल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1784 1784 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बिटवीन टीपू एंड इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट, मैंगलोर ट्रीटी बिटवीन टीपू और ब्रिटिशर्स के बीच में, ये 1784 की कहानी है। फिर
बहुत सारा इसमें ट्रीटी होता है। 1786 अगला सन, ये हम लोग लिख लिख के इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लिखने से हम लोग को याद हो जाएगा। बाकी लिखा हुआ तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। 1786 से 93 के बीच में अगर बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आप इम्पोर्टेंट नहीं है याद करना क्योंकि ये बाद में आप लोग को एक जगह मिल जाएगा। ये भारत के गवर्नर जनरल बने होते हैं। 1790 में थर्ड पेरसूट, ये इम्पोर्टेंट है। 1790 अगेन ये इम्पोर्टेंट है। 92 ये थर्ड मैसूर वार होता है। मैसूर वही टीपू सुल्तान वाला। तो यहाँ तक की कहानी हम लोग को समझ में आई। फिर 1793 1793, इसमें क्या होता है कि सर जॉन शोर गवर्नर अब जनरल बनते हैं। जॉन शोर भारत के गवर्नर बनाए जाते हैं। फिर 1798 1798 से 1798 में लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली हम जानते हैं विलय की नीति के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए बाद में, ये गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के। 1799 सन की बात करें तो इसमें फोर्थ मैसूर वार, देखिए कितने मैसूर वार, फोर्थ मैसूर, इसका मतलब यही कि मैसूर वाले लोग हारने के लिए तैयार नहीं। फोर्थ मैसूर वार होता है और इसमें डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, ये बहुत बहादुर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान की यहाँ पर डेथ हो जाती है 1799 में। फिर आता है सन 1800। 1800 की अगर बात करें तो एक कॉलेज बनाया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, विलियम कॉलेज, ये अभी भी कलकत्ता में, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है फोर्ट विलियम कॉलेज का, कहाँ पे, कलकत्ता में होता है सन 1800 ईस्वी में, ठीक है। फिर 1802 1802 ये सन है। तो 1802 में इसमें ट्रीटी ऑफ बेसिन बिटवीन पेशवा एंड इंग्लिश, बेसिन ट्रीटी, इसको भसीन की ट्रीटी भी बोलता है, पेशवा और इंग्लिश, पेशवा और किसके बीच में होती है 1802 में, ट्रीटी ऑफ बेसिन बिटवीन पेशवा और इंग्लिश के बीच में, ये इम्पोर्टेंट एक और है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं 1802 के बाद। इसमें 1802 हो गया। फिर 1803 1803 अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिख लिख के आप लोग अगर इसको नोट्स बना लेंगे बहुत जल्दी आपको रिकॉल होता जाएगा। 1803 ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली बाय लॉर्ड लेक, ये देखिए लेक, लॉर्ड लेक ये क्या किए, दिल्ली पे ऑक्युपाई कर गए, ठीक है, मतलब रहने लगे दिल्ली में, इनका वर्चस्व बढ़ने लगा। फिर 1803 से 1805 में सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ। 1803 1805 इसको एक जगह आप लिख लेंगे ना कि इतने मराठा एंग्लो वार, मैसूर वार, तो ये सेकेंड एंग्लो मराठा वार, ठीक, यहाँ से ये हो जाता है। फिर 1807 और 13 के बीच में, 1807 और 13 इसके बीच में ये होता है कि लॉर्ड मिंटो बनते हैं। लॉर्ड मिंटो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप लोग एक तरह याद कर लीजिएगा, पर एक थोड़ा क्रोनिकल ऑर्डर में आपको रहेगा तो आसानी रहेगी, ठीक। फिर 1809 एग्जैक्ट ईयर, 1809 की बात करें तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, आप लोग अब ध्यान दे रहे होंगे कि अभी मैसूर कर्नाटक हुआ, अब पंजाब की तरफ भी आ गए ये लोग। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में ये होती है 1809 में, तो रणजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में ये साइन होती है। फिर 1813 1813 से 23 तक ये नए गवर्नर बनते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं 1813 के बाद, ठीक है। फिर 1813 से 23 तक ये रहेंगे। 1814 में क्या होता है, 1818 1814 से लेके 1814 में
देखिए 1814-16 एंग्लो गोरखा वार भी होता है। एंग्लो गोरखा वार, ये एंग्लो गोरखा वार कब होता है? 1814 से 1816 तक में, ठीक है। 1817-18 में पिंडारी वार, ये इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश से मेनली एसोसिएटेड है। 1818 19 में पिंडारी, पिंडारी एक जाति हुआ करती थी, बहुत खतरनाक हुआ करते थे भाई, दौड़ा दौड़ा के मारते थे और लूटपाट भी करते थे, इनसे अंग्रेज बहुत डरते थे, ठीक है। 1818 की बात कर लेते हैं पिंडारियों की। फिर 1800 पिंडारी वार हो गया। लास्ट एंग्लो मराठा वार 1818 और 19 में लास्ट एंग्लो मराठा वार का यहाँ पे आयोजन होता है। और यहाँ से फिर आगे बढ़ती है इतिहास 1823 और 1828। इसके बीच में क्या होता है? अमहर्स्ट, एम हर्स्ट कौन बनता है भारत का? गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल भी बीच बीच में लिखते जा रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, तो गवर्नर जनरल हो गए। फिर बात करें तो फर्स्ट बर्मा वार 1824 से लेके 26, फर्स्ट बर्मस वार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बर्मा युद्ध का, ठीक है। 1828 लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहाँ से इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा सुधार भी किए हैं 35 में। और यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं भारत के जीजी। अब जीजी बन गए यहाँ पे, मतलब गवर्नर जनरल बन गए, कि कुछ बहुत सारा सुधार भी किए हैं, ठीक है, भारत में, इसलिए इनको अच्छी नज़र से देखना आप लोग, बहुत ज़्यादा बुरे नहीं थे, ठीक है। अब 1829 की अगर हम बात करें तो 1829 में क्या होगा? प्रोहिबिशन ऑफ सती, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम। प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा, सती प्रथा में आप सब लोग को मालूम है, अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो महिलाओं को भी सती कर दिया जाता था, मतलब चिता में जला दिया जाता था। ये इसकी प्रोहिबिशन लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय लोगों ने मेहनत करके इसका एबोलिशन किया, ठीक है ना, प्रोहिबिश किया। फिर 1829 से लेके अगर 37 तक की बात करें तो इस समय ठगी प्रथा, ठगी प्रथा का भी सप्रेशन किया गया, मतलब दबाया गया। और इसमें कर्नल स्लीमन का बहुत ज़्यादा रोल था। निजामाबाद जो स्टेशन बना हुआ जबलपुर के, उन्हीं के नाम पे बना है। फिर यहाँ पे 1833 इसकी बात करेंगे तो इसमें एक रिन्यूअल ऑफ चार्टर्ड एक्ट शुरू हो गए थे, तो ये लोग ये चल रहे थे, हर 20-20 साल में चार्टर्ड एक्ट आया करते थे, 1773 फिर 1700, ऐसे आगे 20 साल में 1813 1833 इस तरह चार्टर्ड एक्ट चल रहे थे, ठीक है। ट्रेडिंग राइट को यहाँ पे एबोलिश कर दिया गया कंपनी के। फिर 1835 में ये होता है कि मैकाले होते हैं भाई, मैकाले, भारत में अंग्रेजी शिक्षा मैकाले के ही नाम पे जानी जाती है, उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाए, तो इनका रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन मतलब ये भारत में एजुकेशन का प्रस्ताव रखते हैं लॉर्ड मैकाले, ठीक। इंग्लिश को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी और ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की भी इन्होंने प्रपोजल रखा भारत में। तो इस तरह से फिर कहानी बढ़ती गई। अब आए हैं 1835, फिर आए हैं 1835। तो 1835 में फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, ये इम्पोर्ट है, फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कहाँ पे किया गया? कलकत्ता में। सारी चीज़ उस समय सेंट्रलाइज रहा करती थी बंगाल और कलकत्ता के आसपास। फिर 1836 टू 1842 इस समय क्या हुआ कि लॉर्ड ऑकलैंड, हालांकि हमने इस वीडियो में सारे गवर्नर जनरल का क्रम भी बताते गए हैं, ये जीजी बन गए भारत के, ठीक। फिर ये एक सन और पंजाब के इतिहास के लिए इम्पोर्टेंट, रणजीत सिंह इनकी डेथ हो जाती है 1839 में। फिर 1842 1842 टू 144 इस समय क्या होता है? एलन बरो,
एलन बरो। लॉर्ड आप जोड़ लीजिए, चाहे का लॉर्ड पता नहीं, लॉर्ड आप जोड़ लीजिए, लॉर्ड गवर्नर इस समय भारत के गवर्नर जनरल बन के आते हैं। फिर 1842 के बाद कहानी आगे बढ़ती है और 1844, अब हम लोग बहुत जल्दी भारत की क्रांति तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग क्रांति करवा के ही मानेंगे। तो 1844 टू 48 इसमें क्या होता है, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग अब भारत के जीजी बन जाते हैं। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। फिर 45 से लेके 48 46 तक की अगर बात करें तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार, फर्स्ट एंग्लो सिख वार यहाँ पर जारी हो जाता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है। फिर 48-49, देखिए सिख लोग बहुत लेट नहीं लगाते, सेकेंड एंग्लो लड़ा गया, सेकेंड एंग्लो सिख वार अगेन लड़ा गया 1848-49 में। ओपनिंग ऑफ हिंदू गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता बाई बिठूने, ये भी चालू किया गया। फिर 48 से 56 तक की कहानी, ये 48 से लेके 56 तक, इसमें कहानी ये होती है कि लॉर्ड डलहौजी आ गए भाई साहब, यही सब कांड करवाए हैं। अंग्रेज लोग ऐसा कहते हैं कि आ गए विलय की नीति लाए, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए, जहाँ कोई जिसका बायोलॉजिकल सन नहीं हुआ करता था, संतान नहीं हुआ करती थी, तो वो एक तरह से अधिकार वहाँ जमा लेते थे। ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, इसी की वजह से फिर झांसी वांसी सब ये मामला आगे हुआ। अब हम लोग 1852 की बात कर लेते हैं। 1852 में क्या हुआ, सेकेंड एंग्लो बर्मेस वार, सेकेंड एंग्लो बर्मेस मतलब बर्मा युद्ध। 1852 1852 फिर से सन हो गया 53, तिरपन की हम लोग बात कर लेते हैं, ये 18, ठीक है। 1853 में क्या, रेलवे, ये इम्पोर्टेंट भाई, क्रांति। अगर रेलवे नहीं होती तो आप लोग कहाँ से कहाँ जहाज भी देख रहे हो वहाँ कैसे आ पाते। रेलवे भारत में पहली बार चला, जो कि बम्बई से लेके ठाणे, 5 रुपए वाली जीके में भी लिखा रहता था, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राफ लाइन चली 1853 में ही, टेलीग्राफ मतलब फोन की व्यवस्था कलकत्ता में शुरू हो गई 1852 में ही, बात हम लोग कर लेते हैं। फिर 1854, 1854, 1854 में होता है चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच पॉलिसी, ये शिक्षा से रिलेटेड चार्ल्स वुड डिस्पैच पार्टी मतलब एजुकेशन था, ठीक है ना। फिर 1855, 1855 इसकी बात करें तो संथाल इंसुरेक्शन इन बिहार, संथाल विद्रोह हो जाता है भाई, संथाल विद्रोह कहाँ पे हो जाता है, बिहार में हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1856, 1856, 1856 में क्या होता है, अवध, अवध का अनेक्सेशन हो जाता है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाया अनेक्सेशन, मतलब अवध में वहाँ पे विद्रोह टाइप का हो जाता है, और वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज लोग, और जो वहाँ की रानी होती है हजरत महल, उनको नहीं माना जाता है, इससे वहाँ पे अनेक्सेशन कर लिया था गवर्नमेंट। फिर अवध, फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी उसी समय आता है, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज, इसमें हालांकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने फिर बाद में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया। अब फिर 1857, 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसके बाद की हम आगे कहानी अगले वीडियो में देखेंगे, किस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई और कैसे फिर अंग्रेज भागे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा, एक लिंक जोड़ने की कोशिश करिएगा, और जो लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो एक आर्डर में ये लोग याद कर लेंगे, जो नहीं पढ़े तो इसको देख लेंगे, तो पढ़ने में आसानी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।